हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं कि इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कितने हार्ट अटैक एक पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। क्या इस कॉन्सेप्ट में कोई दम है कि इसको 4 हार्ट अटैक आ गए, 5 हार्ट अटैक आ गए, 5 हार्ट अटैक के बाद भी वो आदमी ज़िंदा है, कुछ नहीं हुआ, या पहले हार्ट अटैक में मर गया। क्या इस कॉन्सेप्ट में कोई रेलेवेंस है? क्या इस कॉन्सेप्ट का कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है? और क्या इस तरह के बेसिस पर ट्रीटमेंट को जस्टिफाई करना या ट्रीटमेंट नहीं करना, उसको जस्टिफाई करना कहाँ तक सच है, कहाँ तक ठीक है? और क्या फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में मृत्यु होगी या नहीं होगी, कितने हार्ट अटैक पेशेंट टॉलरेट करेगा और उसका सर्वाइवल का रेशियो कैसा रहेगा, ये सारे किन फैक्टर्स से डिसाइड होते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। ये लेस एकेडमिक और थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है। एक मिसकंसेप्शन, एक मिथ को दूर करने के लिए मैंने टॉपिक बनाया, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स के दिमाग में ये भ्रांति रहती है, धारणा रहती है कि साहब इसको 4 अटैक आ गए फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो 4-5 अटैक में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पहले अटैक में कैसे मर सकता है पेशेंट, पहले अटैक में कोई थोड़ी मरता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में रहते हैं और जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट को डिले करते हैं। इसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं कराते हैं। एंजियोग्राफी भी उनको करने को बोलते हैं तो वो भी नहीं कराते हैं, और फिर सडनली जब व्यक्ति को लेट हो जाता है या मृत्यु हो जाती है या कंडीशन बिगड़ जाती है, फिर वो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं। या कई बार जब पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है, वेंटिलेटर वगैरह पे आ जाता है, तो उन्हें लगता है कि डॉक्टर ने बराबर मैनेज नहीं किया, पेशेंट को तो पिछले 4 हार्ट अटैक आ गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी हार्ट अटैक में क्यों मर गया। तो ये सारी चीज़ें के लिए लोग डॉक्टर्स को ब्लेम करना चालू करते हैं। तो इसीलिए आज का टॉपिक बेसिकली इस मिथ को बस्ट करने के लिए है, या इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए मैंने बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये टॉपिक को एंड तक देखिए। इसमें आपको बहुत एकेडमिक ज्ञान तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ मिसकंसेप्शन से इसमें निजात मिलेगा और आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा हार्ट की बीमारियों के बारे में। इसलिए टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इससे इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती रहे, और जब भी हम कोई नया टॉपिक अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ताकि आप उस कंटेंट का फ़ायदा ले सकें और उसको तुरंत देख सकें। आते हैं आज के टॉपिक पे। बेसिकली हार्ट अटैक क्या है? हार्ट की नली अगर कोई बंद हो जाती है सडनली तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट में 3 नलियाँ होती हैं। 100 में से 5 या 10% पेशेंट में 4 नली होती है, जिसमें एक रैमस करके एक एडिशनल वेसल होती है। ये नलियाँ या इनका कोई बड़ी ब्रांच या कोई पोर्शन अगर बंद हो जाए, या उसमें सडनली क्लॉट बन जाए जिससे उसका फ्लो, रक्त प्रवाह बंद हो जाए, और हार्ट में कुछ डैमेज हो, जो कि एविडेंस होता है इस बात से कि कार्डियक एंजाइम्स एलिवेट हो जाते हैं। जो हार्ट के एंजाइम्स ट्रोपोनिन और सीकेएमबी करके कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। या तो फिर जब कोई कारण से पेशेंट की मृत्यु होती है, कुछ होती है, तो वैसे कंडीशन में अगर पैथोलॉजी करते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं, तो वहाँ पे एरिया में डैमेज हुआ, नेक्रोसिस हुआ, वो आप डॉक्यूमेंट करते हैं पैथोलॉजिकली। तो ये बेसिकली एविडेंस बनता है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक का डेफिनेशन ये है कि अगर किसी को नली 100% बंद हो जाए, इसका ईसीजी, इको और सिम्टोमेटिक एविडेंस हो, प्लस पेशेंट को हार्ट में नेक्रोसिस हो, उसका एंजाइम एविडेंस हो, और कभी अगर हिस्टोपैथोलॉजी हो तो उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एविडेंस भी हो, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का डेफिनेशन बनता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी या नहीं होगी ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसको पहला अटैक है, दूसरा अटैक है, चौथा अटैक है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अटैक कितना बड़ा है, वो अटैक के होने के बाद व्यक्ति को ट्रीटमेंट कितनी देर के बाद मिला, वो नली जिसमें अटैक आया वो कितना एरिया को सप्लाई कर रही है। ऑब्वियसली कितने पहले अटैक आए हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर होता है, क्योंकि अगर पहले 3-4 अटैक ऑलरेडी व्यक्ति को आ चुके हैं तो हर अटैक के साथ एक नली बंद होते जाती है, एक एरिया डेड होते जाता है, डैमेज होते जाता है, तो हर अटैक के साथ मृत्यु दर बढ़ते जाता है। पर लेकिन ऐसा सोचना गलत है कि जिसको 4 छोटे छोटे अटैक आ गए और एक आदमी को एक बड़ा अटैक आया, तो डेफिनेटली वो एक बड़ा अटैक वाले आदमी के मरने का कई गुना चांस रहेगा। हार्ट की जो लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी है वो हार्ट का 70% एरिया सप्लाई करती है। उस नली में अगर पहला अटैक भी आए तो मृत्यु का दर 30 से 40% रहेगा। जबकि बाकी कई छोटी छोटी ब्रांचेस है, सब में अगर अटैक आ भी जाए और वो हार्ट का 2 या 4% एरिया को सप्लाई करती है, तो उसमें 4 अटैक भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। भले हर बार आपको ईसीजी चेंजेस मिलेगा, हर बार आपको एंजाइम एलिवेटेड मिलेगा, हर बार व्यक्ति को सिम्टम्स होंगे, पेन होगा, लेकिन क्योंकि डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ है तो मृत्यु होने का चांस कंपैरेटिवली कम रहेगा। इसीलिए यह फैक्टर सोचना बिल्कुल गलत है कि कितने नंबर का अटैक है वो डिसाइड करेगा कि व्यक्ति का मृत्यु का चांस है या नहीं। रादर उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना बड़ा अटैक है, उसमें कितना डैमेज हुआ है, कितना एरिया इन्वॉल्व है, ट्रीटमेंट होने में कितना लेट हुआ है, व्यक्ति के हॉस्पिटल पहुँचने में कितना
टाइम लैप्स हुआ है कि उसमें पहुंचा है, तब किस हालत में पेशेंट पहुंचा है, उस समय लंग्स में पानी भर चुका था या नहीं, किडनी का क्या कंडीशन है, उम्र कितनी है, कितने कोमॉर्बिड कंडीशंस है, शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल के लेवल कैसा है, बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, किडनी वगैरह का फंक्शनिंग कैसा है, यूरिन आउटपुट बराबर आ रहा है या नहीं, कोई और बीमारी वगैरह तो नहीं है पुरानी जिसकी वजह से कंडीशन बिगड़ जाए, और प्लस बाकी कोलैटरल सप्लाईज कैसे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक नली का अटैक आता है लेकिन बाकी सब नलियाँ भी डिजीज्ड होती हैं, तो वैसे किसी में नली को कोलैटरल सप्लाई नहीं मिल पाता है तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। वहीं अगर सिंगल नली का ब्लॉकेज और बाकी सब नलियाँ अच्छी चल रही हों तो थोड़ा कोलैटरल सप्लाई मिल जाता है तो मृत्यु दर कंपेरेटिवली कम होता है। लेकिन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर आप बात करें जो कि डिसाइड करता है कि मृत्यु का प्रतिशत कितना होगा, वो ये है कि कौन सी नली का अटैक है और कितना बड़ा एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है। और इस बात का मतलब नहीं है कि पहला अटैक है या चौथा अटैक है, बात इंपॉर्टेंस ये है कि कितने अटैक आ चुके हैं। अगर वो भी हम सोचते हैं तो भी कितने बड़े अटैक आए हैं उसका ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि सिंगल मैसिव इन्फेक्शन भी मृत्यु करने के लिए सफिशिएंट है। खासकर अगर लेफ्ट मेन नली का किसी को इन्फेक्शन आ गया तो 50 to 80% चांस है कि पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचेगा, भले वो पहला अटैक हो या आखिरी अटैक हो, 50 to 80% पेशेंट हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचेंगे। तो कितनी एरिया इन्वॉल्व है उस अटैक में, कितना टेरिटरी जियोपार्डाइज हो रहा है उस अटैक में, ये डिसाइड करता है कि मृत्यु दर कितना होता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में यूजुअली अनट्रीटेड पेशेंट अगर हो तो मृत्यु दर 30% के आसपास होता है। इवन विद बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी वगैरह होने के बाद भी मृत्यु दर 8 से 10% रहता है। इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कभी कभार स्टेंट बॉडी को सूट नहीं हो, स्टेंट में क्लॉटिंग हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट फट जाए, धबकारा नियमित हो जाए, दवा के रिएक्शन से ब्लीडिंग हो जाए, हार्ट का क्लॉट कोई निकल के हार्ट फेलियर के बाद ब्रेन में चला जाए या कहीं और चला जाए या एम्बोलाइज हो जाए। ये सारे हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पर ये सारे में से कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व हो या मल्टीपल फैक्टर्स टैंडम में इन्वॉल्व हो तो वो मृत्यु कर सकते हैं। मृत्यु दर अलग अलग केस में एक वर्ष का मृत्यु दर 8 से 10% तक वेरी कर सकता है ट्रीटमेंट होने के बाद भी। अनट्रीटेड पेशेंट का मृत्यु दर 30% के आसपास तक जाता है। यूजुअली अगर किसी का व्यक्ति का कंडीशन जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब लंग्स में अगर ऑलरेडी पानी भर चुका है तो मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर व्यक्ति कार्डियोजेनिक शॉक में, जिसका बाय डेफिनेशन मतलब ये है कि अगर व्यक्ति का हार्ट इतना शिथिल या इतना वीक हो चुका है कि वो बीपी जनरेट नहीं कर पा रहा, ब्लड को पंप फोर्सफुली नहीं कर पा रहा, तो प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा, प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा और बीपी अगर 90 सिस्टोलिक से नीचे है और दवा के बावजूद भी बीपी मेंटेन नहीं कर पा रहा पेशेंट, या हार्ट अटैक के दौरान अगर व्यक्ति का धबकारा मतलब रिदम डिस्टर्बेंस डेवलप हो गई, तो ये सारे पेशेंट्स में मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है और ऐसे पेशेंट में मृत्यु दर 50 to 80% तक भी जा सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट में मृत्यु दर 90% तक जाता है विदाउट ट्रीटमेंट, और इवन विथ ट्रीटमेंट जो ट्रायल डेटा कहता है 56% मोर्टालिटी रेट है इवन एंजियोप्लास्टी के बाद भी। तो इसीलिए इन फैक्टर्स का कोई वैल्यू नहीं है कि कौन से नंबर का अटैक है, वैल्यू इस बात की कि कितना बड़ा अटैक है और कितना ट्रीटमेंट में डिले हुआ और क्या ट्रीटमेंट मिला पेशेंट को। ये नॉलेज और ये फैक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स क्या है कि नंबर ऑफ अटैक से इक्वेट करते हैं और पहला अटैक को तो लोग इतना लाइटली लेते हैं कि वो एंजियो कराते ही नहीं है। ऑब्वियसली भले वो अटैक बड़ी छोटी नली का रहा हो, लेकिन बाकी नलियाँ भी तो डिजीज़ हो सकती हैं, बाकी नलियों में भी तो ब्लॉकेज हो सकता है। अगर हम एंजियो करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बाकी में अटैक कितने वेट कर सकते हैं, कितना ट्रीटमेंट पर मैनेज करना है, कैसे पैरामीटर्स को मैनेज करना है, वो सारा चीज़ डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। लोग कई बार पहला अटैक होता है और जब 5-10 साल हो जाते हो तो दवा भी बंद कर देते कि पहला अटैक था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेशेंट तो नॉर्मल, सब दवा बंद। तो ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितना अगले अटैक का चांस है, ऑलरेडी कितना टिश्यू डैमेज हो चुका है। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति का आगे का प्रोग्नोसिस कैसा होगा। बेसिकली हार्ट में 16 सेगमेंट होते हैं, हर अटैक के साथ कुछ सेगमेंट डैमेज होते जाते हैं। जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स डैमेज हो जाएं, बेसिकली ये भी इस बात से डिसाइड होता है कि जो नली जिसमें डैमेज हुआ है वो कितना बड़ा एरिया को सप्लाई कर रही है, उसमें कितने सेगमेंट्स को वो सप्लाई कर रही थी। उस बेसिस पे व्यक्ति का फ्यूचर में बचने का चांस कम होते जाता है, और जितना ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व होते जाता है, डैमेज होते जाता है या परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, उतना व्यक्ति का मृत्यु दर बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट हार्ट अटैक में ही पेशेंट की मृत्यु हो जाती है क्योंकि कोई 1-2 नलियाँ पहले से क्रॉनिक ओक्लूजन फेज में होती है, यानी धीरे धीरे करके बंद हो जाती है और कोलैटरल्स पर डिपेंडेंट होती है। तो वो कोलैटरल जो नली फीड कर रही थी वो नली पर सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन सडनली जो कोलैटरल फीड करने वाली नली अगर उसमें हार्ट अटैक आ गया तो सारी नलियाँ एक साथ बंद हो जाएंगी, यानी जो नली सप्लाई कर रही थी वो उसका एरिया तो जाएगा ही जाएगा और वो दूसरी नलियों को भी जो ब्लड सप्लाई कर रहा था वो भी बंद हो जाएंगी। तो एक साथ ऐसे पेशेंट में फर्स्ट हार्ट अटैक में भी मृत्यु होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए
किसने एनाटॉमी को जानना और कितना एरिया इन्वॉल्व किया उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ये फैक्ट को जानना कि व्यक्ति का कितना नंबर का हार्ट अटैक है और उसमें कितने वो सर्वाइव कर जाएगा। इसको थियोरिटिकली डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। हर पेशेंट डिफरेंट होता है, पहले अटैक में ही मर सकता है और 10 अटैक के बाद भी ना मरे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स से डिसाइड होता है और कितना थेरेपी पेशेंट को मिला है, कितना अग्रेसिवली उसको ट्रीट किया गया है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि व्यक्ति का ओवरऑल सर्वाइवल कैसा रहेगा। इस टॉपिक के माध्यम से मैंने एक मिथ को बस्ट करने की कोशिश की है कि लोग कई बार मृत्यु दर को फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ हार्ट अटैक के नंबर से कोरिलेट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। साइज ऑफ हार्ट अटैक और कोमॉर्बिड कंडीशंस और व्यक्ति की ओवरऑल स्टेटस जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है वो कैसी है, ये डिसाइड करती हैं कि मृत्यु दर कितना होगा। और नंबर ऑफ हार्ट अटैक से उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, कितना बड़ा हार्ट अटैक है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ईजिली अवेलेबल कराते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े और आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे लोगों से ना पूछना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी बातें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और गूगल से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी यूज़फुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स पर हमें वीडियो बनाने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को, मेरे टॉपिक को पूरा सुना और उसके माध्यम से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये बहुत थियोरेटिकल टॉपिक नहीं था, थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक था। इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर करने की मैंने कोशिश की है। यदि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम इस तरह का अच्छा कंटेंट आपके लिए रेगुलरली बनाते रहें। थैंक यू।